हेलो दोस्तों, मैं खुलेश मार्कंडे चंद्रा एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग के लिए टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स 1 जनवरी से अब तक के जितने टॉप करंट अफेयर्स है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोग के लिए लाया हूं, तो ध्यान रखना, इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। ये जितने भी टॉपिक है सभी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में पक्का आएगा। कुछ मैं टॉपिक का नाम लिख दिया हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि ये किस लेवल का वीडियो है और देखना क्यों जरूरी है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पर ब्रिक्स में देश शामिल हुए उसके बारे में देखेंगे। फिर यहाँ पर देखोगे 16वें वित्त आयोग, 16वें वित्त आयोग का गठन हुआ है, उसका अध्यक्ष कौन है उसके बारे में पूरा डिटेल देखेंगे। क्योंकि ये वाला टॉपिक जो है 16वें वित्त आयोग की टॉपिक जो है प्री के लिए तो इंपॉर्टेंट है, बट ये आपका मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? उस बिम्स्टेक ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत के कोई व्यक्ति को बिम्स्टेक के महासचिव बनाया गया है। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। फिर अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, फिर आप देखोगे राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार जो है, जैसे आप लोग को पता होगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न दिया जाता है, तो ये इसी संबंधित है, इसके बारे में जानेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा श्री रामलला दर्शन योजना चालू किया गया है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर अभी आप लोग को पता होगा कि भारत में समुद्री पुल सबसे लंबी बनाई गई है, जिसको नाम दिया गया है अटल सेतु। ठीक, अटल सेतु, तो उसके बारे में पूरा जानेंगे। तो चलो आइए आज का क्लास का आगाज करते हैं हम लोग। आप लोग के लिए गुड न्यूज यह है कि चंद्रा एकेडमी अब ऑफलाइन क्लास के साथ साथ ऑनलाइन क्लास की भी सुविधाएं दे रही है, जो आप लोग को लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों मोड पर प्राप्त होगी। आप सीजीपीएससी प्री, सीजीपीएससी मेंस तथा व्यापम की तैयारी आसानी से हमारे मोबाइल ऐप्स के माध्यम से कर सकते हैं, जिसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं एक सब्जेक्ट चाहिए रहता है, तो उनके लिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी व्यवस्थाएं की गई है। साथ में कुछ ऐसे बच्चे भी मिलते हैं जिनको आर्थिक प्रॉब्लम रहती है, जिनको लॉन्ग टर्म की फीस पे करने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए मंथली सब्सक्रिप्शन की भी सुविधाएं दी गई है। तो आप देर न करिए, चंद्रा एकेडमी के मोबाइल ऐप्स के माध्यम से जुड़िए और चंद्रा एकेडमी के बेस्ट फैकल्टी से आप अपनी पढ़ाई को और अपनी गवर्नमेंट जॉब की जो चाह उसको जल्दी पूरा करिए। देखो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन प्री में तो आ सकते हैं, साथ में मेंस में भी आ सकता है। क्योंकि ये प्री और मेंस के साथ साथ क्या संविधान का ये एक पार्ट है ये, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 280 में इसकी जिक्र किया गया है, तो एक ये संवैधानिक संस्था है। क्लियर? इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, और ये करेंट से भी जुड़ गया है। तो चलो आइए इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल जानते हैं। 16वें वित्त आयोग का गठन कौन से क्रम का है जी? क्रम कौन सा है? 16वां है। क्लियर? अगला देखो, 16वें वित्त आयोग का गठन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जिनके अध्यक्ष किसको बनाया गया है? नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष कौन थे जी? अरविंद पनघड़िया। ठीक है, ये है अरविंद पनघड़िया, इनको अभी वर्तमान में 16वें वित्त आयोग का गठन हुआ उसका अध्यक्ष बनाया गया है। क्लियर? चलो आगे समझते हैं। 16वें वित्त आयोग का जो सचिव बनाया गया है वो है आपका ऋत्विक रंजनम पांडे को सचिव बनाया गया 16वें वित्त आयोग का। क्लियर? यह आयोग 1 अप्रैल 2026 से 2031 तक 5 वर्ष के लिए अपनी सिफारिशें सरकार को देगी। क्लियर? यह एक अर्धन्यायिक निकाय है, जिसका उल्लेख कहाँ है? संविधान के अनुच्छेद 280 में इसका उल्लेख है। क्लियर है? ध्यान रखना, इसके अभी वर्तमान में 15वें वित्त आयोग चल रहा है। ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह। ठीक है, नंद किशोर सिंह जी जो है, इनके कार्यकाल देखा जाए तो 2020-21 से लेकर के 2025-26 तक। क्लियर? तो इस पॉइंट को याद रखना है भाई, अध्यक्ष। चलो आगे इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं हम लोग। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में चर्चा किया गया है। तो ये संस्था कौन से? संवैधानिक संस्था, क्योंकि संविधान में है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गया ये। क्लियर? अब उसके बाद इसकी गठन की बात करेंगे तो गठन राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। पहली वित्त आयोग का गठन 1951 में 1951 में, ठीक है, किया गया था। ध्यान रखना, इसके कार्यकाल कितना रहता है जी? कार्यकाल 5 साल के लिए है। कार्यकाल कितना? 5 साल के लिए कार्यकाल है, ये चीज भी ध्यान रखना। इसमें सदस्य कितने होते हैं जी? एक होता है अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य, बोले तो टोटल कितना? 5 सदस्य। क्लियर है? हाँ, इनके कार्य क्या है? यह कर्तव्य, वित्त आयोग के कर्तव्य क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है संघ और राज्यों के बीच में करों का
आवंटन करना। ठीक है, दूसरा कार्य की बात करें तो राज्यों के बीच में करों का आवंटन करना। संघ, केंद्र, सेंट्रल और स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। साथ में स्टेट टू स्टेट जो टैक्स मिलता है उनका भी क्या करता है, आवंटन, बंटवारा करता है। ठीक है, इक्वली पार्ट में, रेशियो में, ताकि किसी को कोई दिक्कत मत हो। तो पहला ये चीज ध्यान रखना। दूसरा आप देखोगे कि भारत की जो संचित निधि है जिसकी जिक्र कहाँ किया गया है, 266 एक आर्टिकल में जिक्र किया गया संचित निधि। तो इस संचित निधि से राज्यों को कभी कभी सहायता प्रदान करना रहता है। ठीक है, अगला आप देखोगे कि राज्य के वित्त आयोग, राज्य में भी वित्त आयोग होता है, इनकी सिफारिशों के आधार पर पंचायत और नगर पालिकाओं को, ठीक है, उनकी जरूरत के हिसाब से जो राज्य के संचित निधि होता है उससे पंचायत और नगर निगम के लिए क्या, पैसा का आवंटन करना है। ठीक है, टैक्स जो मिलेगा उसको भी इसमें रेशियो के हिसाब से आपको बांटना है। तो ये राज्य के लिए भी राज्य के वित्त आयोग की सिफारिशों पर केंद्र का जो वित्त आयोग है ये कार्य करता है। क्लियर? चलो आगे देखो, आगे देखते हैं जो हम लोग अध्यक्ष बनाए हैं, ठीक है, या फिर वित्त आयोग के सदस्य की योग्यताएं क्या होती है, ध्यान रखना। पहले तो आपको सबका पता है कि भारत का नागरिक हो, ठीक, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या बोला गया है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के योग्य होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है उसकी जो योग्यताएं क्या होनी चाहिए, भारत का नागरिक हो, किसी भी न्यायालय में आपका 10 वर्ष तक अधिवक्ता का कार्य किया हो, ये 2 मेन है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि यहाँ पर वित्त आयोग के सदस्य बनना है तो उनके पास योग्यता होना चाहिए न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्य। दूसरा ध्यान रखना, सरकार के वित्त और लेखा का विशेष ज्ञान होना चाहिए। तीसरा, अर्थव्यवस्था का विशेष ज्ञान होना चाहिए। तो ये तीनों चीज क्या है, इसकी योग्यता है। ठीक है, आपका वित्त आयोग के सदस्य बनने के लिए। और दूसरा चीज आप ध्यान रखना कि प्रथम वित्त आयोग कब बना था, अभी बताया हूं कब, 1951 में गठन हुई थी, जिसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था केसी नियोगी जी को। ठीक है, 14वें नंबर का जो था 2015 से 20, इनका अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर वाई के रेड्डी जी थे। ठीक है, और जो अभी 15वां जो चल रहा है वर्तमान में 2020-21 से लेकर के 26 तक, जिनके अध्यक्ष कौन है जी, इनके अध्यक्ष NKC। ठीक है, इस सब का गठन कौन करता है, नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति जी के द्वारा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हम लोग। अगला टॉपिक देखो, अगला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, ये किससे संबंधित है, ब्रिक्स। ब्रिक्स आपको पता है कि 5 देशों का समूह, ठीक है, ब्रिक्स 5 देशों का समूह है जिसकी स्थापना की बात किया जाए तो ब्रिक्स की स्थापना आपका 2006 में किया गया है, ध्यान रखना। और इसकी प्रथम सम्मेलन जो है, प्रथम सम्मेलन की बात करेंगे तो ये हुआ है 2009। तो कई बुक में क्या होता है कि इसकी स्थापना 2009 को बताता है, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, आप देख लीजिएगा। स्थापना हुआ है 2006 में, मगर प्रथम सम्मेलन हुआ है 2009, और 2009 के बाद 2010 में जब इसकी स्थापना हुआ तो 4 देश थे। ठीक है, 2010 में आपका साउथ अफ्रीका फिर जुड़ा, तब इसका पूरा नाम बना है ब्रिक्स। इसका पूरा नाम बना है ब्रिक्स, जिसमें B से होता है ब्राजील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और A से साउथ अफ्रीका। ये 5 देश पहले से शामिल थे और 1 जनवरी 2024 से 5 देश और शामिल हुआ है। तो कौन कौन से देश है 5, इसको ध्यान देना है आपको। ये 5 देश आपका हो जाएगा, एक सऊदी अरब हो गया, दूसरा ईरान, UAE और इथियोपिया। ये 5 देश और शामिल हो गया है। अब टोटल ब्रिक्स में औपचारिक रूप से या फिर सार्वजनिक या आधिकारिक रूप से 10 देशों का संगठन बन गया है। क्लियर है, ध्यान रखना इस चीज को। इसके पहले 5 देश, B से ब्राजील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। क्लियर, आपको ये ध्यान रखना है कि 2023 की अध्यक्षता कौन किया था जी, साउथ अफ्रीका में हुआ। इसकी अध्यक्षता क्रम से चलता है, क्रम से कैसे, जैसे ये ब्रिक्स है, ब्रिक्स तो पहले ब्राजील करेगा, फिर रसिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में कब हुआ था, 2023 को हुआ है। ठीक, 2023 में। इसके बाद कहां होना था, ब्राजील में। बट इस बार का अध्यक्षता कौन कर रहा है, रूस कर रहा है। कारण ये है कि ब्राजील में अभी G20 जो अभी वर्तमान में भारत में हुआ है,
तो अब कहाँ होगा G20 की अध्यक्षता किसको मिला है? ब्राजील को। बट ये क्या कहलाएगा? G21 कहलाएगा। तो इसके वजह से ब्राजील जो है इस बार आपका ब्रिक्स की अध्यक्षता लेने से मना किया है, क्योंकि G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो इसलिए इस बार किसकी बारी है? इस बार रूस की बारी है अध्यक्षता करने का। क्लियर? इतनी बातें को ध्यान रखना। यहां पर सभी चीज लिखा है, फिर से पढ़ लेते हैं, देख लो कि 2024 में ब्रिक्स के अध्यक्ष रूस की राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन, इनके हाथों में है। ठीक है, ब्रिक्स की स्थापना 4 देश मिलकर के किया है। वही 4 देश कौन सा? ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना। 5वां देश कब शामिल होता है? 2006 में इसकी स्थापना हुआ है। अब सितंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल होता है। ऐसे करके 2010 में 5 देश हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अभी 2024 1 जनवरी 2024 से 5 देश और शामिल हो गया है। तो अब टोटल इसमें 10 देश शामिल हो चुका है। क्लियर है? देश का नाम याद रखना, सऊदी अरब, ईरान, यूएई, मिस्र, इथोपिया, ये 5 देश है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए महासचिव या निर्देशक या डायरेक्टर चुने गए हैं। आपको पता है कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो हमारे भारत का है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1875 में। इसके बारे में जानते हैं। वर्तमान में अध्यक्ष बनाया गया जी ये प्रमोद कुमार अग्रवाल। एस मुंद्रा के स्थान पर प्रमोद कुमार अग्रवाल जी को वर्तमान में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ध्यान रखना, किसके द्वारा किया गया है? ये भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, सेबी, ठीक है, इनके द्वारा यह निर्णय लिया गया है। इसकी कार्यकाल कब से कब तक है जी? ध्यान रखना, इसका कार्यकाल है 17 जनवरी 2024 से प्रारंभ होगा। और ये कब तक होगा? ये केंद्र सरकार डिसाइड करेगा। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुआ है। मुख्यालय की बात करेंगे तो मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। इसकी मुख्यालय कहां है? मुंबई में। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, ध्यान रखना। क्लियर? नेक्स्ट है आपका आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन। ठीक है, देखो ये पहली बार हो रहा है, ध्यान रखना। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहां? दिल्ली में हो रहा है। कब से कब? 3 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में हुआ है, ध्यान रखना। इसकी उद्घाटन करता कौन है? केंद्रीय वाणिज्य जो मंत्री है कौन? पीयूष गोयल जी, ये इसके उद्घाटन करता है। क्लियर है? मेन उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य है कि भारत की आर्थिक और सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शित करने के लिए तैयार किया गया एक ऊर्जस्वी कार्यक्रम है। ठीक, ये चीज ध्यान रखना है आपको। कहां पर हो रहा है ये? इसके आयोजन आत्मनिर्भर भारत उत्सव का आयोजन कहां हो रहा है? दिल्ली में। कब से कब? 3 से 10 जनवरी 2024 के बीच में। क्लियर? इसके उद्घाटन कौन किया है? केंद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल जी के द्वारा किया जा रहा है। ठीक, चलो आगे देखिए। नेक्स्ट देखते हैं, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। बिम्स्टेक एक संस्था है, ठीक है, संगठन है, जिसका पहली बार कोई भारतीय जो है महासचिव बने हैं। तो इसलिए ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो थोड़ा जानते हैं इसके बारे में कि बिम्स्टेक के पहले भारतीय नए महासचिव किसे बनाया गया है जी? इंद्रमणि पांडे जी को बनाया गया है। ठीक है, ये इंद्रमणि पांडे जी इसके पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रह चुके हैं, ध्यान रखना, जिसको अभी वर्तमान में बिम्स्टेक के महासचिव या डायरेक्टर बनाए जा रहे हैं। क्लियर? इंद्रमणि पांडे 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा IFS के अधिकारी रहे हैं। बिम्स्टेक का अर्थ क्या होता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, अर्थात जो बंगाल की खाड़ी है उसके आसपास जो देश होते हैं उसके संगठन है ये। ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर? कितने देशों का संगठन है? 7 देशों का। ठीक, 7 देशों का संगठन है। इसकी स्थापना कब हुआ था जी? 1997 को। जिसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय इसकी बांग्लादेश की राजधानी ढाका। क्लियर? ये 7 देश कौन कौन सा है? बंगाल की खाड़ी के आसपास के देश है। एक हमारा भारत, दूसरा बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और
थाईलैंड। तो इतनी बातों को याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहली बार कोई भारतीय इसके महासचिव पर रहे। नाम क्या है आपका? इंद्रमणि पांडे जी। चलो आगे बढ़ते हैं। 9th नंबर का भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान उत्सव हो रहा है। ठीक है, कौन से क्रम का है? 90 का है। ये कहाँ हो रहा है इसको समझना है। ये हो रहा है हमारा फरीदाबाद हरियाणा। ठीक है, फरीदाबाद हरियाणा में हो रहा है। कौन से क्रम का? वो इंपॉर्टेंट है, 9th नंबर। ठीक है, 9th नंबर का है। क्लियर। अब ये जो अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का है, एक्चुअल में अभी 2024 में हो रहा है। कहाँ, कब से कब तक? 17 से 20 जनवरी 2024 फरीदाबाद आपका हरियाणा में हो रहा है। ठीक है, इसका थीम क्या है? थीम की बात करें तो अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को क्या करना है? डेवलप करना है, लोगों को इसकी जागरूक कराना है। ठीक, मेन उद्देश्य यह है। ध्यान रखना, इसकी शुरुआत कब से हुई है? 2015 से। 2015 से पहली बार इसका उत्सव कहाँ हुआ था? नई दिल्ली। 2015 में नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, और अभी ये आपका पहला है। और इसके 8वां, मतलब इसके जस्ट पहले की बात करेंगे, 8वां कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश भोपाल में हुआ था। और 9th नंबर का कहाँ हुआ जी? इसको ध्यान रखना, हरियाणा के फरीदाबाद में। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, खेल से संबंधित है। ठीक है, ये भी प्रत्येक साल पुरस्कार दिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न विजेता कौन है इस बार का? क्योंकि पहले इसका नाम था, पुराना नाम था आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं हम लोग। ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया जाता है। तो इस बार वर्तमान में भी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी जी, इनके द्वारा आपका इस सम्मान को दिया गया है। ठीक है, यदि स्थान की बात किया जाए, कहां पर दिया गया है? राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में। कब दिया गया है? 9 जनवरी 2024 को। ठीक, अब यहां से चालू होता है इंपॉर्टेंट कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न विजेता कौन कौन है? 2 जने हैं। ठीक है, ये 2 लोग कौन कौन है? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज। ठीक, ये दोनों, ये किस खेल से संबंधित है पूछा जाएगा तो बैडमिंटन। बैडमिंटन, ठीक है, बैडमिंटन से संबंधित है, ध्यान रखना। क्लियर है, बैडमिंटन से संबंधित है। देखना इसके बारे में, इसका नाम चेंज कब हुआ है? अभी हाल में हुआ है। पहले इसका नाम था राजीव गांधी, राजीव गांधी खेल रत्न। ठीक है, पहले पुरस्कार मिलता था 5 लाख। अब इसका पुरस्कार राशि बढ़ गया है, कितना हो गया है? 7.5 लाख। ठीक है, 7.5 लाख। ध्यान रखना, 7.5 लाख। ठीक है, 2 लोग को मिला है, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। दूसरा देखना, अर्जुन पुरस्कार 2023। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार 2023 किसको किसको प्राप्त हुआ? टोटल 26 लोग को प्राप्त हुआ है। टोटल कितने को प्राप्त हुआ है? 26। ठीक है, ध्यान रखना, 26 को प्राप्त हुआ है। उनमें से कुछ चर्चित लोगों के नाम देखा जाए तो सबसे ज्यादा चर्चित है हमारा मोहम्मद शमी। ठीक है, जिन्होंने पहली बार भारत की तरफ से आपका विश्व कप में एक मैच में 7 विकेट लिया था। ठीक, मोहम्मद शमी को आपको मिला है, क्रिकेट से संबंधित है। दूसरा नाम याद रखना, आपका मुरली श्रीशंकर जी है। ये आपका किस खेल से संबंधित है? लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप, ये भी समझ आ गया। ठीक, इसको भी याद रखना है। पारुल चौधरी, ठीक है, ये पारुल चौधरी आपका रनर है। ठीक है, दौड़ने वाली लड़की ये है, आपका एथलेटिक्स से संबंधित है, रनिंग करती है। ठीक, आर वैशाली, ठीक, जो अभी आपका आर वैशाली किससे संबंधित है? चेस से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। शीतल देवी, ये शीतल देवी आपका पैरा खिलाड़ी है, पैरा खिलाड़ी जिनके पैर, ये जो है अपने पैर से क्या तीर चलाती थी, तीरंदाजी की है। ठीक है, पैरा विकलांग है शीतल देवी। और एक है पवन सहरावत। ठीक है, ये किससे संबंधित है? कबड्डी, कबड्डी से। ठीक है, कबड्डी से संबंधित है। उसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता, जिसको कोच को दिया जाता है। ठीक है, 2 प्रकार का होता है, एक कोच के लिए और दूसरा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिलता है। तो कोच में 3 लोग को मिला है, एक गणेश प्रभाकरन, महावीर सैनी, ललित कुमार। ठीक, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये 2 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है,
द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको उसको मिला है? मंजूषा कन्वर, विनीत शर्मा और सेल्वराज, ये 3 लोग को आपका द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। क्लियर? इतना चीज ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको? 2 लोग को मिला है। और अर्जुन पुरस्कार 26 में मिला, 26 लोगों को मिला, जिसमें से एक मोहम्मद शमी को याद रखना है, ठीक है। शीतल देवी याद रखना, पैरा खिलाड़ी है। वैशाली, ठीक है, वैशाली ये आपका चेस खिलाड़ी है। पवन सहरावत कबड्डी, ठीक। मुरली श्रीशंकर ये लॉन्ग जंप से है, ठीक है, ये रिकॉर्ड भी बनाए। पारुल चौधरी ये किससे है? ये भी आपका रनर है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जितने भी टॉपिक है सब इंपॉर्टेंट है, ठीक। सबको जितने भी टॉपिक पढ़ा रहा हूं ये सबको नोट करके रखना है। छत्तीसगढ़ के नए महाधिवक्ता, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के नए महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है, ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट है। किसको नियुक्त किया गया है जी? प्रफुल्ल एन भारत। प्रफुल्ल एन भारत को छत्तीसगढ़ का महाधिवक्ता बनाया गया है, ठीक। ये छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता किसके जगह में आए हैं जी? सतीश चंद्र वर्मा के स्थान लेंगे। क्लियर? ये अभी वर्तमान में, इसके पहले जो है बिलासपुर हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट रहे हैं, जो बेसिकली बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के रहने वाले हैं, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि ये जो है एक संवैधानिक पद है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 165, इसके चर्चा अनुच्छेद 165 में किया गया है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। प्रत्येक राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति वहां के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ये अनुच्छेद 165 में बताया गया है। क्लियर? ध्यान रखना, ये है हमारा, ठीक। प्रफुल्ल एस भारत छत्तीसगढ़ के वर्तमान महाधिवक्ता। नेक्स्ट देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 27 नंबर का जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 हुआ है, ठीक है, जिसका उद्घाटन हमारा जो पीएम है हमारे उनके द्वारा किया गया है। तो कौन से क्रम का है ये ध्यान रखना? 27 नंबर का, 27 नंबर का है, ठीक। 27 नंबर का है। कहां पर आयोजित हुआ है वो देखना है। कहां पर आयोजित हुआ है जी? नासिक महाराष्ट्र में, ठीक। राष्ट्रीय युवा महोत्सव प्रत्येक साल होता है। ये किसकी याद में मनाया जाता है? या किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद की जयंती जो है 12 जनवरी है, और इसी 12 जनवरी को आपका राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी की याद में आपका राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 मनाया जा रहा है। कहां पर? महाराष्ट्र में। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो, 12 जनवरी 2024 को महाराष्ट्र के नासिक में 37वें नंबर के राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इस बार का थीम क्या है? थीम ध्यान रखना, विकसित भारत @2047, ठीक है। इसमें यह बोला गया है कि युवाओं के लिए युवाओं के द्वार, ठीक है, युवाओं के द्वार, ठीक है। अब प्रारंभ कब से हुआ है? घोषणा किया था 1984 में कि प्रत्येक साल आपका राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाएंगे। कब मनाया गया था? 12 जनवरी 1985 को, ठीक। तो इस बार कहां मनाया जा रहा है? 27वें नंबर का, नासिक महाराष्ट्र में, ठीक। इस बार का थीम क्या है? विकसित भारत @2047, युवाओं के लिए युवाओं के द्वार, ये है। चलो अगला देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है, देखो, छत्तीसगढ़, हमारा प्यारा छत्तीसगढ़, जिनके द्वारा एक योजना का शुभारंभ किया गया है। योजना है श्री राम लल्ला दर्शन योजना 2024, ठीक है। आपको पता है कि 22 तारीख को जो धार्मिक नगरी है अयोध्या, वहां पर क्या किया जाएगा? राम लल्ला जी की प्राण प्रतिष्ठा की स्थापना की जाएगी, ठीक है। ये आपका 22 जनवरी 2024 को अयोध्या। तो यहाँ दर्शन के लिए, ठीक है, जो तीर्थ यात्री है हमारे छत्तीसगढ़ के, उनको दर्शन के लिए ले जाना है, तो इनके लिए एक योजना लागू किया गया है। यह योजना का घोषणा किया गया है श्री राम लल्ला दर्शन योजना 2024। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर के लिए तीर्थ यात्रा श्री राम लल्ला दर्शन योजना, ठीक है, की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। अब ये निर्णय ले चुका है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। तो अब लोगों को क्या करना है? छत्तीसगढ़ से कहाँ ले जाना है? अयोध्या और वाराणसी के जो धार्मिक स्थल है वहां घुमाना है, दर्शन करवाना है। तो इसके लिए क्या क्या है कि रेलवे बोर्ड का जो IRCTC,
ठीक, और छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा MOU हुआ है, एक समझौता हुआ है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ से पहली जो ट्रेन निकलेगी स्पेशल ट्रेन, कब? 25 जनवरी 2024 को, ठीक है, छत्तीसगढ़ से अयोध्या के लिए रवाना होगी। अब इसमें ये चीज ध्यान रखना कि ये पहली ट्रेन जो चल रही है, इसमें ये निर्णय लिया गया है कि 55 वर्ष से अधिक, 55 वर्ष प्लस अधिक आयु वाले पहली बार दर्शन कराया जाएगा, ठीक है। एक्चुअल में आयु वर्ग की डिसाइड कर दिया है कि प्रत्येक साल 20,000 यात्रियों को दर्शन के लिए छत्तीसगढ़ से अयोध्या ले जाएगा, ठीक है। उसमें से आयु वर्ग ये बताया गया है कि 18 से 75 वर्ष के बीच होंगे लोग, बट ये पहली दर्शन किसको कराया जाएगा? जो बुजुर्ग लोग हैं 55 वर्ष से अधिक, बट इसके लिए एक कंडीशन ये बताया गया है कि मेडिकल फिट होना चाहिए, मेडिकली वो फिट होना चाहिए, जिला मेडिकल बोर्ड के द्वारा आयोजित स्वास्थ्य परीक्षण देना उसको जरूरी है, ठीक है। मतलब मेडिकल चेक होगा, फिट होगा, तभी उनको ले जाया जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, श्री राम दर्शन योजना 2024 के तहत छत्तीसगढ़ से प्रत्येक वर्ष 20,000 जो यात्री है, ठीक है, जिनको दर्शन करना है उसको ले जाएंगे। और इस बार से पहली स्पेशल ट्रेन आपका 25 जनवरी 2024 को, क्लियर, इसमें 55 प्लस जो एज वाले हैं उनको ले जाया जाएगा। चलो आगे देखो, नेक्स्ट हमारा भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन, ठीक है। अब जो अभ्यास है किनके द्वारा चलाया जा रहा है जी? ये ध्यान रखना, नौसेना, भारतीय नौसेना, इनके द्वारा आपका चलाया जा, और प्रत्येक 2 साल में एक बार होता है। बहुराष्ट्रीय मतलब क्या होता है? बहुत सारे देशों का मिलना, ठीक है, बहुत सारे देश इसमें शामिल होता है। ये मिलन 2024, क्लियर है। इस बार का जो संस्करण है वो है 12वें क्रम का, इंपॉर्टेंट है संस्करण, 12वें क्रम का है, ठीक। ये आयोजन कहाँ हो रहा है? आयोजन ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम, वाइजैक जिसको बोलते हैं। कब से कब होगा? ये फरवरी मंथ में, 19 से 27 फरवरी के बीच में 2024 में, क्लियर। एक चीज ध्यान रखना, ये द्विवर्षीय, प्रत्येक 2 वर्ष में इसकी अभ्यास होती है, ठीक है। और ये किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय नौसेना के द्वारा, और बहुत सारे देश इसमें शामिल होते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में, ठीक है। अब ये जो अभ्यास होते हैं वो 2 चरण में होते हैं, दरगाह चरण और दूसरा होता है समुद्री चरण। तो इतना ही चीज इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक से आपको क्या क्या याद रखना है कि इस बार की संस्करण क्या है? 12वें क्रम का है, क्लियर। कहां पर आयोजित हो रहा है? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, ठीक। चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है, और ये आपका इस सेशन का अंतिम करंट है, ठीक है, और मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स है, क्योंकि आपको पता होगा, सुने भी होंगे कि भारत का सबसे लंबी समुद्री पुल का नाम क्या दिया गया है जी? अटल सेतु, अटल सेतु, ठीक है। भारत का सबसे जो लंबी समुद्री पुल है उसका नाम क्या दिया है? अटल सेतु। इसकी लेंथ कितना होगा? लेंथ होगा आपका 21.8 किलोमीटर, है। चलो देखो इधर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र में भारत के सबसे लंबे पुल, कहां से कहां तक, जिसका देखो सबसे लंबे पुल है, इसका एक नाम हो गया अटल सेतु, नाम क्या होगा? ये दूसरा नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, ये आपका नाम है, या फिर दूसरा नाम अटल सेतु। तो अटल सेतु अधिकतर लोग सुनेंगे, मगर दूसरा नाम क्या है? मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, ये ध्यान रखना। इसकी उद्घाटन अभी हाल में किया है, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। इसका नाम किसके नाम पर है? पूर्व प्रधानमंत्री भारत के अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर है, ठीक। यह दुनिया का 12वां सबसे लंबी समुद्री पुल है, यह सबसे बड़ी समुद्री पुल है, ये चीज को ध्यान रखना, ठीक है। इसका निर्माण की घोषणा कब किया था? 2016 में कर दिया गया था, ठीक। अब ये तैयार हो गया है, ध्यान रखना। इसकी लंबाई कितना है? 21.8 किलोमीटर, 6 लेन। इस पुल का बजट टोटल कितना था? 18,000 करोड़, ठीक है। अब ये कहां से कहां तक है जी? देखो जगह देखो, यह मुंबई
कि सेवरी से शुरू होकर के रायगढ़ जिला है, उसका एक जगह है उरन तालुका, यहां तक आपका बनाया गया है। ठीक है, पहले अब इसको आने जाने में बहुत कम समय लगा, क्योंकि दूरी कितना हो गया है 21.8 किलोमीटर। और आपको एक चीज बता देता हूं कि इसके पहले असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, यहां पर एक सेतु था, जिसकी दूरी कितनी थी 9.15 किलोमीटर ये दूरी था। ठीक, नाम क्या था? डॉक्टर भूपेन हजारिका। ये भारत का सबसे लंबी पुल कहलाता था इसके पहले। अब कौन बन गया है? अटल सेतु। कहां से कहां? मुंबई में बनाया जा रहा है। मुंबई के सेवरी से शुरू होकर के रायगढ़ जिले के उरन तालुका में नहुआ सेवा तक। ठीक है, ये इसकी दूरी रहेगी। तो ये चीज को ध्यान रखना, जितने भी मैं आज करंट अफेयर्स बताया हूं सभी इंपॉर्टेंट है। ये 1 जनवरी से लेकर के अभी तक का करंट अफेयर्स है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।